दोस्तों आज का वीडियो हमारा इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर का पार्ट 7 है। और जैसे कि आपको मालूम है, जो इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर का पिछला पार्ट था, उन सभी पार्ट में मैंने आपको केवल 5 क्वेश्चन बताए जो कि इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो आज के इस वीडियो के द्वारा भी मैं आपको ऐसे 5 क्वेश्चन बताऊंगा जो कि इलेक्ट्रीशियन या फिर जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर के बारे में। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो ट्रांसफार्मर होती है उस ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग होता है उसको किलो वोल्ट एम्पियर में क्यों मेजर किया जाता है, किलो वाट में क्यों नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको किस प्रकार से देना है उसको मैं आपको थोड़ा रुक के समझाऊंगा। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर हम इसको केवीए में क्यों मेजर करते हैं। तो दोस्तों देखिए, जब भी ट्रांसफार्मर का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है तो मैन्युफैक्चरिंग करने के टाइम पे जो मैन्युफैक्चरर होता है उसको ये नहीं मालूम होता है कि जो ट्रांसफार्मर है उस ट्रांसफार्मर के ऊपर में कौन से लोड को कनेक्ट किया जाएगा। यदि आपको नहीं मालूम कि कितने प्रकार के लोड होते हैं तो मैं आपको बता दूं कि जो ट्रांसफार्मर है उसके ऊपर में आप 3 प्रकार के लोड को कनेक्ट कर सकते हो। सबसे पहला होता है रेसिस्टिव लोड, सेकेंड होता है इंडक्टिव लोड और तीसरा होता है कैपेसिटिव लोड। अब ये जो तीनों प्रकार के लोड है, इन तीनों प्रकार के लोड का जो पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर अलग अलग होगा। अब यहाँ पे पावर फैक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है उसको समझिए। देखिए दोस्तों, यदि आपको इस ट्रांसफार्मर का रेटिंग किलोवाट में निकालना है तो इसके लिए आपको इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में आप देखोगे यहाँ पे V लिखा हुआ है। V का मतलब होता है वोल्टेज। उसके बाद यहाँ पे I लिखा हुआ है, I का मतलब होता है करंट। तो यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है इसका वोल्टेज क्या होगा, करंट क्या होगा, हमें मालूम है। लेकिन यहाँ पे जो PF है, PF का मतलब कि पावर फैक्टर, पावर फैक्टर क्या होगा वो हमें नहीं मालूम। यदि आप रेसिस्टिव लोड को कनेक्ट कर दोगे तो उस कंडीशन में पावर फैक्टर अलग होगा। इंडक्टिव लोड को कनेक्ट करोगे तो पावर फैक्टर अलग होगा, कैपेसिटिव लोड को कनेक्ट करोगे तो पावर फैक्टर अलग होगा। तो ये जो ट्रांसफार्मर है इस पे कौन सा लोड कनेक्ट किया जाएगा और उसका पावर फैक्टर क्या होगा वो हमें नहीं मालूम। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में पावर फैक्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पावर फैक्टर का वैल्यू क्या है हमें नहीं मालूम। तो हम यहाँ पे किलो वाट में इस ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग है उसको फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो ट्रांसफार्मर का रेटिंग है उसको हम किलो वोल्ट एम्पियर में कर देते हैं। अब यहाँ पे केवीए, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें केवल वोल्टेज और करंट की आवश्यकता होती है। यानी कि यदि आपको ट्रांसफार्मर का वोल्टेज और करंट मालूम है तो उसके जरिए आप डायरेक्टली इसको बता सकते हो कि आपका ट्रांसफार्मर जो है वो कितने केवीए का है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वोल्ट और एम्पियर को मिला के हम वोल्ट एम्पियर कर सकते हैं। यदि ट्रांसफार्मर का रेटिंग वोल्ट एम्पियर में तो वो छोटा सा ट्रांसफार्मर होगा। यदि आपके पास में बड़ा सा ट्रांसफार्मर है तो उसको हम केवीए में मेजर करते हैं। ओके, तो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि जो ट्रांसफार्मर है उस ट्रांसफार्मर का रेटिंग केवीए में क्यों होता है, किलो वाट में नहीं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। जो मोटर होता है उस मोटर का रेटिंग किलो वाट में होता है। किलो वाट में इसलिए होता है क्योंकि जो मोटर है, मोटर का जो वाइंडिंग होता है वो इंडक्टिव लोड होता है और इंडक्टिव लोड का पावर फैक्टर कितना होगा वो हमें मालूम होता है। यानी कि जब हम मोटर को डिजाइन करते हैं उस समय हमें यह मालूम होता है कि मोटर का पावर फैक्टर क्या होगा, वोल्टेज हम कितना प्रोवाइड करेंगे और उस वोल्टेज पे कितना एम्पियर करंट फ्लो होगा वो भी हमें मालूम होता है। तो हमारे पास में वोल्टेज, करंट, पावर फैक्टर तीनों चीज होता है। तो मोटर का रेटिंग हम किलो वाट में मेजर कर लेते हैं। लेकिन ट्रांसफार्मर के कंडीशन में हमें पावर फैक्टर मालूम नहीं होता है। ओके, तो यदि आपसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको ये कहना है कि सर जो ट्रांसफार्मर होती है उस ट्रांसफार्मर को मैन्युफैक्चर करने के टाइम पे हमें ये नहीं मालूम होता है कि ट्रांसफार्मर के ऊपर में हम किस प्रकार के लोड को कनेक्ट करेंगे और उस लोड का पावर फैक्टर क्या होगा। अब यदि हमें इस ट्रांसफार्मर का रेटिंग किलोवाट में फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें पावर फैक्टर की आवश्यकता होती है और हमें यहाँ पे मालूम ही नहीं कि ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर क्या होगा। इसीलिए जब ट्रांसफार्मर का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है तो उसका जो रेटिंग होता है उसको केवीए में मेंशन कर दिया जाता है। तो आपको किस प्रकार से आंसर देना है मैंने आपको ये बता दिया। चलिए मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि यदि आपके पास में केवीए रेटिंग है और उसको किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, यदि आपको केवीए को किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो सिंपली आपको पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास में 1000 केवीए का एक ट्रांसफार्मर है। इस ट्रांसफार्मर के साथ में जो हम लोड कनेक्ट करेंगे उसका पावर फैक्टर 0.7 होगा। तो उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है इसका जो पावर रेटिंग है वो 700 किलो वाट है। इसी प्रकार से यदि आपके पास में 1000 केवीए का ट्रांसफार्मर है
और उस ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर 0.9 है, तो उसका जो किलोवाट रेटिंग होगा वो होगा 900 किलोवाट। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास में दोनों कंडीशन पे सेम रेटिंग का ट्रांसफार्मर है, लेकिन पावर फैक्टर अलग अलग होने की वजह से जो किलोवाट का रेटिंग है वो चेंज हो जा रहा है। आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर सकते हैं, जो हमारे पास में ट्रांसफार्मर है दोनों क्वेश्चन में सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पे जो पावर फैक्टर है वो अलग अलग है, तो उस कंडीशन में जो आउटपुट पावर है यानी कि किलोवाट का जो रेटिंग है वो चेंज हो जा रहा है। तो कितना डिफरेंस है आप देख सकते हैं। इसीलिए क्या होता है कि जो ट्रांसफार्मर है उसका रेटिंग हमेशा केवीए में किया जाता है। ओके, अब चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन पे यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो बैटरी होती है उस बैटरी का रेटिंग एएच में क्यों होता है, वोल्ट एम्पियर में या फिर वाट में क्यों नहीं होता है। सिमिलर क्वेश्चन है लेकिन इसका आंसर थोड़ा डिफरेंट है। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है जो भी बैटरी होती है उस बैटरी का काम होता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करना। और ये जो बैटरी, इस बैटरी का मुझे केवल ये मालूम करना है कि इस बैटरी के अंदर में जो केमिकल है उस केमिकल के द्वारा जो करंट प्रोड्यूस किया जा रहा है वो करंट कितना समय तक रहेगा, यानी कि इस बैटरी के द्वारा कितने समय के लिए कितना एम्पियर करंट फ्लो करवाया जा सकता है, उसको ही हमें केवल मेजर करने की आवश्यकता होती है। इसीलिए हम बैटरी को सिंपली एम्पियर आवर में मेजरमेंट करते हैं, यानी कि एम्पियर आवर में इसका रेटिंग होता है। ओके, इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जो बैटरी होती है उस बैटरी के द्वारा हमें डीसी पावर सप्लाई मिलता है, और डीसी पावर सप्लाई में ना तो फ्रीक्वेंसी होती है ना ही किसी प्रकार का रिएक्टिव पावर जनरेट होता है। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो मेरे पास में बैटरी है, इस बैटरी के ऊपर में 150 AH लिखा हुआ है। अब इस 150 AH का मतलब क्या है एक बार समझ लेते हैं। तो यदि आपके बैटरी के ऊपर में 150 AH लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये होता है कि उस बैटरी के द्वारा आप कितना एम्पियर करंट कितना समय तक फ्लो करवा पाओगे। एग्जाम्पल मान लेते हैं कि इस बैटरी के साथ में जो भी हमने लोड कनेक्ट किए उस लोड का जो करंट रेटिंग है वो है 10 एम्पियर। यदि आप इस बैटरी के द्वारा 10 एम्पियर करंट फ्लो करवाओगे तो उस कंडीशन में आपको 15 आवर का यानी कि 15 घंटे का बैकअप मिलेगा। अब यहाँ पे जो करंट है और टाइम है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा एएच में, यानी कि बैटरी का रेटिंग कितना है वो आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का पूरा डिटेल हमने समझ ली है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें ये पूछा गया है कि जो सर्किट ब्रेकर है और जो आइसोलेटर है इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो जो भी सर्किट ब्रेकर होती है उस सर्किट ब्रेकर का काम होता है इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई को मैन्युअली चालू और बंद करना। इसके अलावा जो आपका सर्किट ब्रेकर होता है उस सर्किट ब्रेकर के द्वारा आपको प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा, लेकिन जो आइसोलेटर होता है उसका काम केवल होता है पावर सप्लाई को चालू और बंद करना। यानी कि यदि आपको पावर सप्लाई को चालू करना है तो इसको चालू कर दीजिए और बंद करना है तो बंद कर दीजिए। इस आइसोलेटर के द्वारा आपको किसी भी प्रकार का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जो आइसोलेटर होता है वो आइसोलेटर आपको इस प्रकार के एमसीबी के जैसे भी देखने को मिल जाएगा। इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एमसीबी क्या होता है, आइसोलेटर क्या होता है। यदि आपको एमसीबी और आइसोलेटर के बीच में डिफरेंस नहीं मालूम तो उसके लिए मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था उसको आप देख लीजिए। ये जो वीडियो है ये वीडियो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पर्पस के लिए, तो इस वीडियो को भी आप जरूर देख लीजिएगा। अब यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में पूछा गया है एसी पावर सप्लाई और डीसी पावर सप्लाई में जो रेजिस्टेंस होता है उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको शायद ही मालूम होगा। यदि आपको आंसर मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आंसर क्या है। यदि आपको नहीं मालूम तो आप लिखिए मुझे नहीं मालूम है। ठीक है, चलिए मैं आपको यहाँ पे आंसर बता देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे ये समझते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होती है। तो दोस्तों, रेजिस्टेंस को समझने के लिए केवल आप ये समझ लीजिए जो भी करंट होता है करंट के फ्लो में जो रुकावट पैदा करती है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी कि किसी भी चीज के फ्लो में यदि कोई रुकावट होती है तो उसको हम रेजिस्टेंस कहेंगे। इलेक्ट्रिकल के भाषा में जो करंट होती है उसके फ्लो में जो रुकावट होती है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अब यहाँ पे हम ये समझते हैं कि डीसी रेजिस्टेंस क्या होती है। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए आप इस सर्किट डायग्राम को देखिए। इस सर्किट डायग्राम में आप देखोगे यहाँ पे बैटरी कनेक्ट किया गया है जिसके द्वारा हमें डीसी पावर सप्लाई मिलेगा। अब ये जो सर्किट है इस सर्किट में जो रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया है उसके वैल्यू को यदि आपको मेजरमेंट करना है तो आप सिंपली यहाँ पे इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हो, R = V/I।
ये वाला जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन यदि हमें एसी पावर सप्लाई में रेजिस्टेंस को मेजर करना हो तो वहां पे हमें 3 चीजों का रेजिस्टेंस मेजर करना पड़ता है। सबसे पहला होता है रेजिस्टेंस, दूसरा होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस और तीसरा होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। यानी कि जो एसी पावर सप्लाई होता है उस पावर सप्लाई में जो वायर का रेजिस्टेंस है उसको मेजर किया जाएगा। साथ ही साथ में जो करंट फ्लो होती है, करंट फ्लो होने के टाइम पे जो इंडक्टेंस बनता है, इंडक्टेंस के वजह से भी रेजिस्टेंस उत्पन्न होती है, उसका भी हमें रेजिस्टेंस मेजर करना होगा। इसी प्रकार से कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होती है उसको भी मेजर करना होता है। तो यदि आपको एसी पावर सप्लाई का रेजिस्टेंस को मेजर करना हो तो उस समय हमें इस वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एसी सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम इम्पीडेंस कहते हैं। इम्पीडेंस को हम जेड से डिनोट करते हैं और रेजिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको ये मालूम चल गया यदि कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसमें हमें डीसी रेजिस्टेंस को मेजर करना है तो हमें केवल रेजिस्टेंस को मेजर करना पड़ेगा। वहां पे इंडक्टिव रिएक्टेंस या फिर कैपेसिटिव रिएक्टेंस नहीं होता है। लेकिन एसी सर्किट में आपको रेजिस्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस तीनों को मिला के आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है। ओके, अब इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो सीटी है और जो पीटी है इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है, शायद आप लोगों को मालूम होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। दोस्तों, यदि आपसे कोई भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया है तो उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, जिससे कि जो नेक्स्ट पार्ट है इस वीडियो का, उस वीडियो में उन सभी क्वेश्चन का आंसर क्या होता है और कैसे आपको आंसर देना है उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकूं। ओके, तो जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया इंटरव्यू में उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है समझ लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो सीटी होता है उस सीटी का फुल फॉर्म होता है करंट ट्रांसफार्मर। देखिए दोस्तों, सीटी का इस्तेमाल हम करंट को मेजर करने के लिए करते हैं। यानी कि यदि आपको किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट का करंट मेजर करना है तो वहां पे आपको इस प्रकार का सीटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी कि यदि आपके पास में एक ऐसा सर्किट है जिसमें हाई करंट फ्लो होता है, जैसे कि 100 एम्पियर, 200 एम्पियर, 1000 एम्पियर, 2000 एम्पियर, यदि आपको इतना ज़्यादा वैल्यू वाली करंट को मेजर करना है तो उसको मेजर करने के लिए आपको इस प्रकार का सीटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जो सीटी होता है ये क्या करेगा, जो हाई वैल्यू वाली करंट है उस करंट वैल्यू को स्टेप डाउन कर देगा, यानी कि कम कर देगा। अब जो कम करंट रेटिंग है उसको हम डायरेक्टली अमीटर के साथ कनेक्ट करके करंट को मेजर कर सकते हैं। ये जो ट्रांसफार्मर है इसका काम होता है कि जो हाई वैल्यू वाली करंट है उस करंट को कम कर देना। यदि आपका करंट रेटिंग कम है तो उसको हम डायरेक्टली अमीटर के साथ कनेक्ट करके करंट को मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो पीटी है इसका फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का काम होता है हाई वोल्टेज को कम वोल्टेज में कन्वर्ट करना। सीटी हमारा क्या कर रहा है, जो हाई करंट है उसको कम कर रहा है, लेकिन पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हमारा हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है। अब यहाँ पे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो है इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है एक बार समझ लेते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखे होंगे दोस्तों, जो आपके कंपनी में पावर सप्लाई आता है, पावर सप्लाई आपका हाई वोल्टेज वाली होती है, यानी कि 11 केवी, 33 केवी इस प्रकार का होता है। अब जो हमारा 11 केवी का वोल्टेज है उसको हम डायरेक्टली ले जाके वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा हाई वोल्टेज है उसको लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल कर लेते हैं। ओके, तो आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जो सीटी है उसका काम क्या होता है और पीटी का काम क्या होता है। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।